तो दोस्तों आज से एनसीईआरटी की एक नई बेसिक क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ यानी इकोनॉमी का 11th इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है। एक बात और आपको बता दें और आपको समझने की ज़रूरत भी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कई लोग आपको सलाह देंगे कि 6 से 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी है सब आपको पढ़ लेना है, ये जितना बंडल देख रहे हैं सब आपको पढ़ना है। ये सब बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि इसमें कुछ ही चैप्टर या बुक्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है, दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि आप कुछ बातों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की कुछ ही बुक्स है जिसमें, जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक 11th की इम्पोर्टेंस है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, या पॉलिटी के लिए भी कुछ बेसिक किताबें हैं। तो ऐसी किताबों को आपको चूज़ करना है। जैसे अगर इंडियन इकोनॉमी की बात ही कर ही ली तो उसमें 11th क्लास की जो है एनसीईआरटी की हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे भी जो कुछ इंपॉर्टेंट 11th क्लास की जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उससे भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, उसकी चर्चा हम आज क्लास में करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें अदर एनसीईआरटी बुक की तो देखिए साइंस एंड टेक में, ठीक है, ये तो इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट के लिए 11th वाला है। ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो आप कहीं ना कहीं क्लास करके आप कर, लेकिन आपका दिमाग अगर विकसित करना इकोनॉमी के बारे में तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और ये हर जगह काम देगा। ठीक है। साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें बायोलॉजी की जो है 12th की बुक जो है इम्पॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि सारी बुक आप पढ़ते चलें। ठीक है। इसके अलावा ऐसे ज्योग्राफी की बुक है तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट, भौतिक इन्वायरमेंट यानी फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ऐसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में जो है पार्ट 3 भारतीय संविधान का जो है कक्षा 12 की है, 3 पार्ट में बुक है, ये आपके लिए काफ़ी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी जो है इसमें 2 बुक ये काफ़ी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहें। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान की 11th क्लास की जो क्लास शुरू हो रही है उसकी 2 क्लास जो हुई है इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2 क्लास हो चुकी है और उसमें हमने संविधान क्यों और कैसे पढ़ लिया है। इसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कवर कर लिया है। ठीक है। पॉलिटी के और इकोनॉमी की आज से स्टार्ट हो रही है। अगर एनसीईआरटी की क्लास की बात करें तो इसमें कुछ बिंदुओं को आप सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि आपका इस जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इससे आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, आपको कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं जो आपको नहीं समझ में आते वो आपको इसमें मिलेंगे सिंपल लैंग्वेज में जो एनसीईआरटी में लिखा है। जैसे अगर बात करें तो आपको अवमूल्यन हो गया और अवसर लागत हो गया, तो ये ऐसे जो टर्म्स हैं या वर्ड हैं ये आपको इसमें समझने को मिलेंगे। और इसके साथ ही इससे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले अध्याय में अगर बात करें तो ये इकाई फर्स्ट है। इकाई फर्स्ट में जो है 1947 से 90 तक है और उसमें पहले अध्याय में हम लोग देखेंगे 1947 से पहले का कृषि क्षेत्र कैसा था, उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कैसा था, ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये सब जो चर्चा करेंगे 1947 के यानी आज़ादी के पहले जो है हम लोग अध्याय फर्स्ट में चर्चा करेंगे। तो अगर एनसीईआरटी की बुक हम लोग पढ़ना, कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले मिलता है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी की इम्पोर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की आप चाहे 6 से 12 तक कोई भी बुक पढ़े उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटी मिलेगी। तो आपके लिए जितना फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको आपकी ड्यूटी समझना भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ड्यूटी आपके एग्ज़ाम
के साथ साथ आपके व्यवहारिक सामाजिक जीवन में भी काम आते हैं, जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के बारे में अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व की संध्या पर, यानी आज़ादी मिलने से ठीक पहले की जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझेंगे। ठीक है, पहला आप समझेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त के समय यानी 1947 में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो किस दशा में थी। दूसरा जो था आप समझेंगे इस चैप्टर में कि इंडियन इकोनॉमी जो था कैसे जो है अल्प विकसित रह गया और इसके क्या थे कारण, क्या थे। इस चैप्टर को पढ़कर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको एक कथन मिलेगा और उस कथन को पढ़ के आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें देखिए विक्टर अलेक्जेंडर वुड्स थे और ये कथन जो है 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, और यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसका आपको आंसर आगे आने वाले जो लेक्चर हैं या स्लाइड है उसमें आपको पता चलेगा। अब बात करें, इस कथन को आप कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग में हो अगर कुछ रिलेटेड इससे आता है, या प्री में भी कई बार किसी जगह कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अब चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आप जिस तरीके से आप वर्तमान में देख रहे हैं, इतनी डेवलप अर्थव्यवस्था, ऐसी संरचना बनने में या इसको समझने के लिए आपको इतिहास की उन गहरी जड़ों को भी समझना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आज़ादी से पूर्व जो 200 साल का ब्रिटिश इरा था, उनके अधीन जो शासन चल रहा था, वो इम्पॉर्टेंस है आज के डेवलपमेंट को समझने के लिए। तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड की तेजी से हो रही विकसित औद्योगिक आधार के भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदान करने वाले देश के रूप में सीमित रहा। यानी इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, भारत से सिर्फ जो है रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाता, तो वहाँ से फिनिश्ड गुड जो है यहाँ पर आते थे, और जो पैसे यहाँ पर उसके बदले में आते थे, अगर आते भी थे तो उसको अंग्रेज सैनिक जो है अपने जो है खर्चे में यूज करते थे, शासन प्रशासन में उनकी सैलरी देने में। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन की जो शोषक स्वरूप को समझने बिना आप स्वतंत्रता के बाद यानी पिछले 6 दशक में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। यानी जो वर्तमान देख रहे हैं उसके लिए आपको स्वतंत्रता से पूर्व देखना पड़ेगा, और स्वतंत्रता से पूर्व का मूल्यांकन करने के बाद जब स्वतंत्रता मिली 1947 के बाद जो है जो 6 दशक लगे, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ उसको समझने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है। यानी प्री आपको जो फ्रीडम मिला उसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने ये इंट्रोडक्शन देखा इसका ये थोड़ा सा डाटा दिया गया है चार्ट के रूप में। ठीक है, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी, ऐसे आपको हर टॉपिक के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा डाटा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 के बीच जो है ये चैप्टर में जो है पूरी चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अंदर इतना निम्न स्तरीय आर्थिक विकास क्यों रहा। अगर बात करें अंग्रेजी शासन के पहले, तो भारत की अपनी स्वतंत्र इकोनॉमी थी, यानी मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो भारत की अपनी क्या थी, स्वतंत्र इकोनॉमी थी। फिर भी उस समय भी आजीविका और सरकार की आय का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। ठीक है, इसके बाद फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधि हो रही थी, जैसे सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, धातु आधारित इंडस्ट्री हो गई, बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी जो भी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व में मशहूर था, और भारत में बनी सभी चीज़ों का विश्व बाजारों में बहुत डिमांड थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, भारत जितनी भी औपनिवेशिक ताकतें आज तक आई, उनका एक ही उद्देश्य रहा कि
वो भारत से जितना हो सके अपने यूज में अपने देश के प्रभावित कर सके, यानी अपने देश को फायदा पहुंचा सके। और इन्हीं नीतियों के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप मूल रूप से ही बदल दिया, और भारत इंग्लैंड के कच्चे माल की पूर्ति के तथा वहाँ बने माल के आयात करने वाला देश बनकर ही रह गया। यानी भारत जो है रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड भेजता था, फिर वही रॉ मटेरियल, वही कपास, वही सूती वस्त्र जो है बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत आता था, तो भारत जो है उसको कंज्यूम करता था। इससे और जो नुकसान हुए उसकी अलग स्लाइड में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। स्वाभाविक था कि जो औपनिवेशिक शासन में किसी ने भारत के राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन नहीं किया, ठीक है। ना तो किसी ने नेशनल इनकम का आकलन किया ब्रिटिश के टाइम, ना तो ब्रिटिश ने किया, ना तो किसी ने किया, और ना ही उसने जो प्रति व्यक्ति आय होती है कितनी थी सॉरी, यानी प्रति व्यक्ति आय उस टाइम कितनी थी, ना तो उसका आकलन किया गया। कुछ लोग हुए जिन्होंने निजी तौर पर जो है आकलन किया, लेकिन उनके द्वारा जो भी आकलन किया गया वो उस पर बहुत सारी विसंगतियां मौजूद थी। उन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, आरसी देसाई और डॉक्टर राव प्रमुख थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे थे। लेकिन अगर बात करें 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी के पहले तक भारत की जो नेशनल इनकम थी वो उसकी वार्षिक ग्रोथ जो थी वो 2% से भी कम रही, तथा जो प्रति व्यक्ति वृद्धि दर थी वो मात्र जो है आधा प्रतिशत रही, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हमने जो इन आर्थिक विकास की नीतियों की बात की उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। तो अगर समराइज करें इसको तो देखिए इसमें 3 स्लाइड दिए गए होंगे। अब इसमें आपको समझना है, जो मैंने बताया वही चीज़ें लिखी गई है। यानी इसमें जो ड्यूरिंग मुगल पीरियड की बात कर रहा है, यानी ब्रिटिश इरा के पहले, तो एग्रीकल्चर सेक्टर था, मेजर कृषि था, ठीक है, मेजर सोर्स था इनकम का कृषि। इसके बाद अगर बात करें मुगल पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो वो मुगल पीरियड में इंडिया जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, जैसे कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस था। इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन मेटल थे, ठीक है, उसके लिए भी फेमस था। और मलमल का जो कपड़ा होता था बंगाल, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। और ये फेमस होने का कारण था क्योंकि जो भारत में ये सब चीज़ें बनती थी ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते थे और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर द्वारा ये बनाए जाते थे। अब बात करें ब्रिटिश जो थे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, तो जब वो भारत में आए तो ना तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई प्रयास किया, ना तो उसको प्रायोरिटी दी, ठीक है। बस यहाँ से उन्होंने कच्चा माल को इंग्लैंड पहुँचाया और वहाँ से फिनिश्ड को गुड्स को यहाँ पहुँचाया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटेन के इंटरेस्ट को जो है टॉप प्रायोरिटी दी। अब इससे क्या हुआ, इससे रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिश फैक्ट्री में जाता था और वहाँ से जो है फिनिश्ड गुड्स बन के जो है भारत आया। अब अगर बात करें ब्रिटिश रूल के पहले, तो इंडिया एक्सपोर्ट जो है फॉरेन जो हैंडीक्राफ्ट था गुड्स का और करके वहाँ से बहुत सारा जो है उसके एक्सचेंज के रूप में गोल्ड अर्जित करता था, ठीक है। लेकिन ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत सही था, लेकिन जब ब्रिटिश टाइम आया तो इंडिया से रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन से वही रॉ मटेरियल शर्ट और धोती कुर्ता के रूप में भारत आया। फिर क्या हुआ, वो जो आया इसके कंज्यूमर भी इंडियन बने और ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बना। अगर यहाँ से ब्रिटेन से कुछ भी गोल्ड वगैरह भी आ रहा है तो इसको ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार खुद के लिए यूज करती थी, सैनिकों के वेतन के लिए, युद्धों में खर्चे के लिए, ये सब जो है खुद के लिए भी यूज करती थी। यानी चित भी उनकी पट भी उनकी, देसी भाषा में कहा जाए तो। अब इसमें जो मैंने बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ थी, ठीक है, वो 2% से भी कम थी। पर पर्सन जो है व्यक्ति की आय जो है 0.5% के लगभग थी और बहुत ज़्यादा लेस ग्रोथ था। और जो मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी वो थे पहले जो थे जिन्होंने नेशनल इनकम को 1868 में उसके गणना की थी। उसके बाद VKR राव ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। बाकी इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया है कैसे निकाला गया है कैसे नहीं, तो ये चीज़ें आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसमें मैंने सिंपल वे में दिया है, ठीक है।
अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ब्रिटिश काल से पहले कृषि भारत की अगर बात करें तो 17वीं शताब्दी में आए एक फ्रांसीसी यात्री थे, यानी कृषि क्षेत्र की इन्होंने क्या व्याख्या की थी। तो फ्रांसीसी यात्री, इनका नाम बर्नियर था, और ये आए थे कहाँ, तत्कालीन बंगाल में आए थे और वहाँ घूम रहे थे। उस टाइम उन्होंने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है कि भारत मिस्र से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ पर सूती और रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन आदि की बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, और लोग अपने ज़रूरत की जितनी भी उपभोग योग्य वस्तु हैं वो सब भरपूर मात्रा में उसका उत्पादन करते हैं। जानवर के विशाल झुंड यहाँ पर मिलते हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक यहाँ पर परिवहन मिलते हैं, और गंगा नदी से छोटी छोटे नहरें भी जाल बिछा हुआ है। ये इनका कथन, इससे आपको भारत की महत्ता का पता चलेगा एग्रीकल्चर क्षेत्र में कितना समृद्ध था ब्रिटिश आने से पहले। ठीक है, लेकिन आया ब्रिटिश का समय। तो ब्रिटिश के समय तक भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा। लगभग 85% जो थी जनसंख्या वो इसी पर निर्भर रही, और ये जो है गांव में बसती थी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। इतना बड़ा व्यवसाय होने के बावजूद कृषि गतिहीन बना रहा। ठीक है, कृषि क्षेत्र का प्रसार तो हुआ, लेकिन उत्पादकता में कमी है। अब इसके कारण की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और ये कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, यानी लैंड जो है रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें कृषि से होने वाले जो भी लाभ होते थे, जो भी लाभ होता था यानी किसान को, वो सीधे जमींदार के पास चला जाता था। इससे किसान के पास कुछ नहीं बचता था। अब बात करें तो जमींदार जो थे, जमींदार का काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन निकालना किसानों से। जमींदार का क्या काम था, ज़्यादा से ज़्यादा धन निकालना और उसको जो है सरकार को सौंप देना। अब जमींदार जो थे, इस व्यवहार के लिए जो है वहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी, उनकी शर्तें इतनी कठोर थी कि जमींदारों को मजबूरीवश ये करना पड़ता था। उनकी मजबूरी थी कि एक निश्चित राशि जो है, एक निश्चित राशि वो सरकार को देनी है, नहीं तो उनकी जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें चौथे कारण की, जो कृषि उत्पादकता में कमी लाती हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उर्वरक है, ये सब की सुविधा नहीं थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी। ठीक है, अब पांचवा बात करें तो कृषि का व्यवसायीकरण हो चला था। पहले तो खाद्य उत्पादन होता था, खाद्य का जो खाने योग्य जो अनाज है उसका उत्पादन होता था। बाद में क्या हुआ, नकदी फसलों में इसका रूपांतरण हो गया अंग्रेजों के आने के बाद। तो नकदी फसलों में उत्पादन हो गया, उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन उसका लाभ जो है किसानों को नहीं मिला। ठीक है, और जो खाद्यान्न खेती थी वह नकदी फसल में यूज होने लगी, और इसका फ़ायदा इंग्लैंड को मिलने लगा। चाय के बागान देख रहे हैं यहाँ, कैश क्रॉप होने लगा। तो इस तरह देखेंगे कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम ही बनी रही। अब चलिए इसकी समरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं टू द पॉइंट। पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात कर रहा, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात कर रहा। विलेज में 85% जो है पॉपुलेशन निवास करते थे। उनका मेजर काम क्या था, एग्रीकल्चर, खेती करना। और इंडिया जो है आज तक भी एक मेजर जो है कृषि क्षेत्र बना है। और सिटीज़ में उस टाइम जो है 15% जो है पॉपुलेशन निवास करती थी, और वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम करते थे। अब प्रोडक्शन कैसे, उत्पादकता कैसे बढ़ सकती थी, अगर ब्रिटिशर जो थे बेटर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते, फर्टिलाइजर यूज करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाते, टेक्नोलॉजी उपयोग करवाते, तो इन सब के द्वारा जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने किया क्या, अंग्रेज़ों ने पेड़ काटे और फार्म एरिया जो है तैयार किया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाई। ठीक है, और ये जो कैश क्रॉप की खेती कुछ ही एरिया में हुई। अब बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल।
तो इसमें जो जो यही कमी है मैंने बताई, लैक ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइजर, इसका जो है इसमें ओवरऑल व्यू दिया गया है। ये आप जो है पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन पीसीएस। ये लेक्चर आपके दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़मींदारी सिस्टम की बात करी, ठीक है। लगान मूवी का भुवन है, ठीक है, ये ज़मींदार साहब है जिनकी ज़मीन रहती है। भुवन जिस पे काम करता है ब्रिटिशर है, जिनको ज़मींदार जो है टैक्स देते हैं। अब इसको तो आपको पता ही होगा कि फार्मर जो होता है ज़मींदार के खेत में काम करता है, इसके बदले जो है इनको लगान देना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है महाराजा है, ये ब्रिटिश को जो है टैक्स के रूप में देते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको यहाँ पर जो है जो मैंने बताया उसी के बारे में शॉर्ट नोट दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में शॉर्ट नोट्स में आपको वही सब चीज़ें दी गई हैं कि एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में क्या क्या हुआ, एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी हुई, कैसा हुआ, इसके बाद चर्चा हमने कर ही ली, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम की बात की गई, कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर की बात की गई है, मेजॉरिटी फार्मर स्टिल ग्रू क्रॉप्स, ठीक है, इसकी बात की गई है। तो इसकी चर्चा हमने अभी आगे की है। तो यही का जो सिनॉप्सिस यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया की। तो ये भी एग्रीकल्चर की तरह जो है ब्रिटिश शासन में इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया। इसके पीछे ब्रिटिश की दोहरी मंशा थी। पहला, वो भारत को जो है केवल कच्चा माल निर्यातक बनाना चाहते थे, जिसका फ़ायदा इंग्लैंड में लगे उद्योगों में होता रहा। दूसरा क्या हुआ, इंग्लैंड के फिनिश मटेरियल जो है भारत के बाज़ार में आए, यहाँ पर बेचना चालू किया। तो इस प्रकार ब्रिटेन को दोहरा लाभ हुआ। अगर बात करें शिल्प कलाओं के पतन की, तो वो पतन होने लगे, बेरोजगारी दर बढ़ने लगी, स्थानीय उत्पाद की जगह इंग्लैंड में निर्मित जो भी फिनिश गुड्स थे वो लेने लगे। यानी बंगाल की जो शॉल थी वो गायब हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, ठीक है। अब वो उद्योग कहाँ लगाए गए, वो उद्योग लगाए गए महाराष्ट्र और गुजरात में, सूती वस्त्र उद्योग, और इसके साथ ही पटसन उद्योग लगाए गए। तो इन उद्योगों तक ये सीमित रहे, ठीक है। और पटसन इंडस्ट्री की बात करें, ये विदेशियों की ही देन है और उस टाइम केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। अगर बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में, तो टिस्को की स्थापना हुई 1907 में, और ये टाटा जमशेद द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये भी एक प्राइवेट सेक्टर की जो है इंडस्ट्री थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है 1945 के बाद बात करें तो चीनी सीमेंट और कागज़ आदि के कुछ कारखाने स्थापित हुए। लेकिन भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी पूंजीगत उद्योग लगाने जो चाहिए थे उनका अभाव रहा। अब कैपिटल इंडस्ट्री होती क्या है? कैपिटल इंडस्ट्री का मतलब होता है जो तात्कालिक उपभोग को, यानी तात्कालिक उपभोग में काम आने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल इंडस्ट्री कहते हैं। अब जो मैंने पढ़ा है इंडस्ट्री के बारे में उसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्सेस मॉडर्न इंडस्ट्री की बात की गई है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स द्वारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मेथड द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गुड्स जो है होता है वो हाथ द्वारा बनाया जाता है, और ये लंबा टाइम लेता है बनाने में, और ये कम मात्रा में बनाया जाता है, मतलब बनाया जा सकता है क्योंकि लंबा टाइम लेता है। इसके अलावा ये महंगा भी होता है। लेकिन जब वही मशीन से बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। एक तो सस्ता होता है, कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेस टाइम लेता है, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंडस्ट्री द्वारा ये मेथड यूज किया जाता था। इंडियन द्वारा ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ें यूज की जाती थी। अब बात करें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्री शट डाउन हो गई। इसका निष्कर्ष हुआ, यानी इसका अंतफल हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया इंडिया में, इंडियन इंडस्ट्री में। फिर मॉडर्न इंडस्ट्री आई
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आए तो इसको जो है, जो यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट थे उसको इंडियन मार्केट में जो है उसको जो है यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसके आधार पर धीरे धीरे जो है यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, और वहाँ से फिनिश गुड जो है यहाँ पर आने लगा, और इसके कारण जो है यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री भारत में डेवलप ही नहीं होने पाई। अब बात करेंगे कि 1850 से 1947 के बीच जो है निजी क्षेत्र सीमित रहा। जैसे अगर बात करें कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग तक सीमित रहा, जबकि सार्वजनिक उद्यम केवल जो है बात करें तो कुछ एरिया में रहें, जैसे हो गया रेलवे, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो इसमें तक ही सीमित रहें। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यानी व्यापारिक देश बना रहा, लेकिन ब्रिटिश काल में अपनाई गई वस्त्र उत्पादन और व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधनकारी नीतियां जो थी, यानी जिसकी चर्चा हमने आगे की, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना का स्वरूप आकार जो भी था उसको प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, यानी ब्रिटिश द्वारा जो भी अपनाई गई पॉलिसी थी ट्रेड से रिलेटेड, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारत पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब बात करें कि जो फॉरेन ट्रेड था तो उसमें क्या होता था, पहले जब ब्रिटिश रूल के पहले क्या होता था, इंडिया जो था वही बात कि यहाँ से जो है हैंडक्राफ्ट जो है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था, वहाँ से इसको जो है गोल्ड के रूप में कैश मिलता था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया उसमें क्या हुआ, इंडिया जो है यानी रॉ मटेरियल तो सप्लाई करता है, इसके साथ साथ कस्टमर भी है फिनिश्ड गुड का, और वो भी एक ही देश से। आधा से ज़्यादा जो व्यापार सिर्फ इंग्लैंड के साथ होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो दोनों जो है यानी उसकी तीव्रता जो है ब्रिटेन के साथ भारत की बढ़ गई, क्योंकि जब स्वेज कैनाल का निर्माण नहीं हुआ तब ये अफ्रीका से घूमते हुए इंग्लैंड जाता था। अब स्वेज कैनाल के निर्माण होने के बाद 1869 में इनको टाइम कम लगा, तो व्यापार के आदान प्रदान का जो है तीव्रता बढ़ गई। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट सरप्लस की बात करें तो एक्सपोर्ट सरप्लस कब होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस कब तब होगा जब एक्सपोर्ट की अपेक्षा जो है इंपोर्ट ज़्यादा किया जाए। सॉरी, इंपोर्ट की अपेक्षा एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए। ठीक है, तब एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। एक्सपोर्ट डेफिसिट की बात करें तो इंपोर्ट की अपेक्षा जो है जो एक्सपोर्ट होता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा किया जाए तब वो डेफिसिट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, भारत में तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा था, कच्चा माल भी ज़्यादा था, इंपोर्ट भी ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं था। भारत से आधे से अधिक व्यापार की, जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान से भी किया जाता था। ठीक है, और भारत द्वारा विदेशी व्यापार की स्वेज कैनाल की बात हमने कर ही ली। और लेकिन ये जो सरप्लस हुआ भारत के लिए वो सही नहीं रहा। क्यों सही नहीं रहा, क्योंकि यह जो सरप्लस इंडियन इकोनॉमी को जो है बहुत भारी लागत चुकानी पड़ती। देश के अंदर जो अनाज, कपड़ा, मिट्टी, तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी, और निर्यात के बाद जो सोने चांदी जो भी इंग्लैंड से भारत आता था उसका उपयोग जो है अंग्रेज़ों द्वारा अपने शासन के लिए किया जाता था, युद्ध में सैनिकों के वेतन देने में, तो ये जो है अंग्रेज द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये स्वेज कैनाल एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया, यही चीज़ें हमने बताई हैं इसमें और दिया गया है। अब बात करते हैं डेमोग्राफी की। तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, इससे यूपीपीएससी में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो चलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो पहली बार जो है भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि जनगणना 1871 में की जाएगी, और वो जनगणना जो की गई थी 1866 और 67 का जो जनगणना की गई थी देश के अधिकांश हिस्सों में की गई थी, इसे ही 1872 की जो है जनगणना के रूप में जाना जाता था।
लेकिन ये जो जनगणना की गई थी ये पूरे भारत को कवर नहीं करती थी। पहली बार जो विस्तृत जनगणना की गई थी वो 1881 में की गई थी, 17 फरवरी 1881, WC पॉल्डेन द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। तो 1881 के बाद जो है 1891, 1891 बाद 1901, 1901 के बाद 1911। तो चलिए इन जनगणना के फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है उसको देख लेते हैं। तो अगर बात करें 1881 से 1921 के पहले तक, इसमें क्या था? तो 1921 के पहले जो थी डेमोग्राफिक जो है ट्रांजिशन जो है, यानी संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है, और इसे फर्स्ट स्टेज के रूप में भी जानते हैं, या औद्योगिकरण के पूर्व के रूप में जानते हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहली अवस्था के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1881 से 1921 को जो है के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रमण काल के रूप में जानते हैं, या औद्योगिकरण के पूर्व की अवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो इस टाइम में क्या हुआ? इस टाइम में देखेंगे बर्थ रेट और यह डेथ रेट दोनों जो है हाई थे। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। इसका कारण था, बर्थ रेट हाई होने का कारण था क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं होती थी उनकी कमी थी, और जनसंख्या जो है ग्रोथ भी धीमा था। लेकिन यार डेथ रेट क्यों ज़्यादा थे? डेथ रेट जो है की बात करें तो डेथ रेट ज़्यादा होने का कारण था कि वहाँ पर जो रोग, संक्रामक रोगों का प्रसार बहुत ज़्यादा था और मेडिकल सुविधा भी कोई नहीं थी। टोटल जो जीवन प्रत्याशा थी उस टाइम लगभग 32 वर्ष जो है थी। ठीक है, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी ज़्यादा था। सेकेंड स्टेज आया स्वतंत्रता, यानी 1921 के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता तक की बात कर रहा है। तो औद्योगिकरण का समय था ये। इसमें बर्थ रेट और बर्थ रेट जो थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट जो है कम था। अब बर्थ रेट ज़्यादा होने का कारण क्या था? शिक्षा में कमी, साक्षरता दर लगभग 16% थी, और प्रजनन को कंट्रोल करने के लिए जो भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कंडोम का यूज हुआ या फिर कोई दवा हुई, वो सब साधन थे ही नहीं। और डेथ रेट कम थी। इसका कारण था क्योंकि 1921 के बाद स्वतंत्रता तक जो है मेडिकल सुविधा और दवाएं उपलब्ध होने लगी, इससे डेथ रेट भी कम हुआ। तो इस टाइम क्या हुआ? जनसंख्या जो है तीव्र वृद्धि से बढ़ी। तो ये पीरियड जो था 1921 के बाद, ये पीरियड जो है जनसंख्या का तीव्र जो है प्रसार होगा। फिर थर्ड स्टेज आया। इसमें जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में कमी आई। क्यों कमी आई बर्थ रेट में? क्योंकि महिला साक्षरता दर बढ़ी। ठीक है, जो कंट्रोल, प्रजनन को, जो बच्चे पैदा करने के लिए कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जाते हैं, उसकी सुविधाएं बढ़ी। ठीक है, डेथ रेट कम इसलिए हुआ क्योंकि मेडिकल सुविधाएं और एडवांस हो गई, तो इसी वजह से डेथ रेट कम हुआ। तो ये जनसंख्या का स्थिर अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेज आया। ये औद्योगिकरण के बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है लो बर्थ रेट मिलेगा, लो डेथ रेट मिलेगा। कारण वही है, पॉपुलेशन जो है लगभग कम हुई। ठीक है, और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल था, इसको भी आपको समझ के रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए जो हमने बताया उसी के जो है समरी की बात कर ले। तो समरी में जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज जो हमने समझा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि इतिहास में क्या क्या हुआ। यानी जनगणना जान लेना जरूरी नहीं है कब जनगणना हुआ, उसके बाद भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो मैंने जो बताया उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट किसे कहते हैं? तो 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जो हैं जन्म, मतलब जीवित हैं, जन्म लिए बच्चे, उसे बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, डेथ रेट किसे कहते हैं? 1000 जनसंख्या पर कितने नंबर ऑफ डेथ हुए उसको जो है डेथ रेट कहते हैं। अगर लिटरेसी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ये परिभाषा है शिक्षित होने का, जो अपना नाम लिख सकते हैं,
पढ़ सकते हैं, साइन कर सकते हैं, वो शिक्षित है हमारे भारत देश में, ये क्राइटेरिया है। जीवन प्रत्याशा की बात करें, नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, सॉरी लाइव, मतलब एक साल वो कितने औसत जो है साल जीवित रह सकता है। अगर गरीबी की बात करें, इसका जो है बेसिक नीड्स, इसकी जो है परिभाषा चेंज हुई है, यानी अभी चेंज हुई है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सब जो मैंने पढ़ा है इसका डाटा ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में, ठीक है। तो वही जो मैंने बताया यहाँ पर जो है उसी सब का जो है समराइज आपको समराइज वे में दिया गया है। अब बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो था बेसिक स्ट्रक्चर ब्रिटिश इरा में, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिफोर जो है ब्रिटिश इरा की बात करें तो वहाँ पर जो है रेलवे, रोड्स, ब्रिज और कम्युनिकेशन की बात की जाती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आते हैं। अब बिफोर इन ब्रिटिश की बात करें तो उसमें जो है हॉर्स, यानी पहले जो है घोड़ा गाड़ी का यूज किया जाता था, कबूतर थे वो जो है मैसेज पहुंचाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया उस टाइम रेलवे का विकास हुआ, रोड्स का विकास हुआ, पोस्टल सर्विस शुरू हुई, टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुई, ठीक है। और ब्रिटिश इरा में ही 1850 में पहली जो है ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई। अब ट्रेन आने के जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, नेगेटिव पॉइंट क्या हुए। पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि एक लंबी दूरी आप तय करना आपके लिए पॉसिबल हो गया, यानी कोई भौगोलिक सीमा आपके लिए बैरियर नहीं रह गया, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर का वाणिज्यीकरण हुआ था उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और रॉ मटेरियल भी यहाँ से बाहर भेजना आसान हो गया। निगेटिव इम्पैक्ट क्या थे रेलवे के आने के, तो इकोनॉमिक जो है लॉस हुआ इंडिया को, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ, जो हाई कॉस्ट आया रेलवे बनाने में उसका खर्च भी भारत द्वारा ही दिया गया, ब्रिटिश से नहीं आया, यानी सारा शोषण भारतीयों का ही हुआ। ऐसे सेल्फ सफिशिएंट जो विलेज थे वो भी प्रभावित हुए। और इसके अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में असमानता भी बढ़ी, स्पेशली जो है विलेज रिमोट एरिया में, ठीक है। और इसमें दिया गया, तीसरे में दिया गया अदर डेवलपमेंट जो हुए ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए, ठीक है। तो पोस्ट का विकास हुआ, ये सोशल बेनिफिट हुआ, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। इसका टेलीग्राफ के जो है आने से उससे क्या हुआ, ये भी सोशल बेनिफिट हुआ, ये भी कम्युनिकेशन का फास्ट तरीका हो गया, ठीक है। और ये सब क्या थे, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हुए। कोस्टल कैनाल का जो है निर्माण हुआ, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा, ठीक है। और इससे जो है रूरल एरिया में जो है असमानता बढ़ी। अब इसमें दिया समरी दिया है ब्रिटिश बेनिफिट टू इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के कारण भारत को क्या लाभ हुआ। उन्होंने कमर्शियल जो है एग्रीकल्चर कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और करेंसी सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया, शिफ्ट किया, रेल लाया, इंडस्ट्री लाई मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसके अलावा उन्होंने डेवलप किया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को विकास किया, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हमने समरी पढ़ ली, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई, इसी के बारे में हमने जो है पढ़ा था। और इसी के बारे में हमने अलग से भी कुछ नोट्स इसमें दे दिए हैं, आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। वही बात जो हमने की समरी बताई उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखेंगे मुंबई से थाने जाने वाला पहला रेल पुल बना 1854 में। टाटा एयरलाइंस ने टाटा सन्स विभाग के रूप में एक कंपनी की स्थापना 1932 में। तो इस टाइम जो है यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी प्री ब्रिटिश इरा में, सॉरी स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये सब विकास हुए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं।
यहाँ भी देखिए समरी आपको दी गई है उसके बारे में, ये आपको देख लेना है। कंक्लूजन की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैड़ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, विविधता, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था, जिसकी चर्चा हमने अभी आगे की थी। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। ठीक है। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के उन्नत और प्रसार से जो जनोन्मुखी यानी लोगों के लिए विकास की आवश्यकता थी, व्यापक गरीबी बेरोजगारी में सार्वजनिक आर्थिक नीतियों के जन कल्याणकारी बनने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में कहें तो देश के सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। ठीक है। तो ये कंक्लूज़न रहा, कुछ बातें मैंने बताई और जो बातें मैंने बताई उनका जो है समराइज़ हमने आपको इसमें दे दिया गया है, क्योंकि उसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका माइंड डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 के बाद 1990, यानी स्वतंत्रता के पहले हमने देखा, स्वतंत्रता के बाद की क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रोग्रेस था उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।